हेलो एवरीवन, आई होप आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये क्लास जो है वो क्लास 10th के लिए है। इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और उसको लिखिएगा, अपनी नोटबुक पे नोट करिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी आपको ये जो आपके एग्जाम में आएगा, ये 20 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। उन 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर के होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के हैं और इसमें आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको फिल करना होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स। अब देखिए, यहां पर जो फिल द ब्लैंक्स में जो वर्ड आएगा वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। यहां पर देखिए, कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जैसे टुमारो लिखा होता, तो इससे हम टुमारो देख के करते हैं कि कल, यानी आने वाला कल, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो यहां पर हम विल गो का यूज करते। अगर यहां पर यस्टरडे लिखा होता, यस्टरडे, तो यानी गुजरा हुआ कल, बीता हुआ कल, तो यहां पर हम वेंट का यूज करते। यहां पर कोई एक वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है यहां पर, ठीक है। तो जब कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है तो इस सेंटेंस में हम तीनों ऑप्शंस लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी सारे वर्ब को यूज कर सकते हैं। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ गया, ठीक है। आई हैड गॉन विद देयर विद माई पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है सारी वर्ब को हम फिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। इफ यू, अगर तुम, वांट चाहते हो, टू नो जानना, अबाउट न्यू थिंग्स नई चीजों को, यू आर तो तुम हो। अगर तुम नई चीजों को जानना चाहते हो तो तुम क्या हो? तो ये ऑप्शन ए है, कॉशन, कॉशियस। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान, सचेत। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मीनिंग भी यही होता है, सावधान। केयरलेस, लापरवाह। क्यूरियस, उत्सुक, जिज्ञासु। अब जिज्ञासु और उत्सुक वो वर्ड होता है जिसमें किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, किसी चीज को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसको बोलते हैं क्यूरियस। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। अगर तुम नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम हो, क्या हो? क्यूरियस हो, उत्सुक हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब क्या है यहां पर, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो देखिए, इस सेंटेंस में, इन वर्ड्स में जो है हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं दी गई है, यहां पर मेन वर्ब दी गई है। यहां मेन वर्ब लव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, यानी पसंद करता है। अब यहां पसंद कौन करता है, देखिए तो कौन करता है, माई ब्रदर। यहां पर सब्जेक्ट ये हो सकता है यहां पर। तो देखिए, माई ब्रदर कहां कहां लिखा हुआ है, एक इस सेंटेंस में लिखा है और एक इस सेंटेंस में लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब इन दो में से देखते हैं हम, माई ब्रदर के बाद वर्ब यूज करते हैं, तो देखिए दोनों में ही लफ्ज लिखा हुआ है, लव्स, लव्स, माई ब्रदर लव्स, ठीक है। टू शेयर, टू शेयर, लेकिन ये देखिए अलग है, यहां लिखा हुआ माई टॉयज। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई पसंद करता है, टू शेयर, बांटना, हिज टॉयज, अपने खिलौने, ठीक है। यहां पर टॉयज दिया हुआ है तो ये गलत होगा, माई टॉयज नहीं, ठीक है। तो यहां सही ऑप्शन होगा माई ब्रदर। माई ब्रदर लव्स, पसंद करता है, टू शेयर, बांटना, हिज टॉयज, अपने खिलौने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज
मिस स्पेल्ड, यहां पर पूछा गया है कि जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है इन सब में से। तो देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है अबेंडेंस। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, देखिए ABUNDANCE, ठीक है। तो यहां ई की जगह ए का यूज किया जाएगा, ABUNDANCE, अबेंडेंस, क्लियर। तो इसमें जो है मिस स्पेल्ड वर्ड यही है, बाकी सारे सब स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है और इसकी भी सही है। यहां पूछा गया है मिस स्पेल्ड यानी गलत स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, तो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है ऑप्शन ए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है He jumped the well to save the drowning girl. He jumped, वो कूदा यानी छलांग लगा दी उसने। The well, कुएं में, well का मीनिंग होता है कुआ, to save, बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए, the drowning, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया। यहां पर हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। तो देखिए यहां पर जैसे कि कुआं है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कुआं है, ठीक है, और इस कुएं में जो है एक लड़की गिर गई है यहां पर। तो कोई बचाने कूदेगा तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना, बाहर से ही तो उसको बचाने के लिए कूदेगा। तो जब हम मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इनटू। पहले से ही अगर कोई अंदर है तो वहां लगाएंगे इन, लेकिन यहां पर क्या मूव करेगा यानी वो कूद गया। तो यहां सही ऑप्शन जो होगा वो होगा इनटू द वेल, ठीक है। इन मींस अंदर और टू, उसने मूव किया है तो इनटू द वेल टू सेव द गर्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डैश देयर विद माई कजिन। तो यहां पर देखिए वही सेम सेंटेंस है जो पहला सेंटेंस था। यहां पर देखिए गोइंग लिखा हुआ है, तो गोइंग का यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ किया जाता है। यहां पर कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इज, एम, आर और वॉज, वर, तो इसका यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, आई डैश देयर विद माई कजिन। तो यहां पर विल गो का यूज कर सकते हैं और वेंट का यूज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी दोनों का यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आई विल गो देयर विद माई कजिन, मैं वहां अपने कजिन के साथ जाऊंगा, या आई वेंट देयर विद माई कजिन, मैं वहां अपने कजिन के साथ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू कैन स्पीक अगर आप बोल सकते हैं टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो आप हैं, अगर आप दो भाषाएं बोलते हैं तो आप हैं, आप क्या हैं। तो देखिए यहां पर मल्टीलिंगुअल का मीनिंग होता है बहुभाषी, बायलिंगुअल का मीनिंग होता है द्विभाषी, लिंग्विस्ट का मीनिंग होता है बहुभाषी, एजुकेटेड का मीनिंग होता है पढ़ा लिखा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बाय का मीनिंग होता है द्यू यानी दो, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज यानी दो भाषाओं को जानने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्विभाषी यानी बायलिंगुअल, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ से चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे, मेन वर्ब से। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब जो है वो वॉज है और क्राइड है, ठीक है। तो वॉज के साथ ये सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, तो वो अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट देखिए क्या हो सकता है यहां पर, देखिए एक सब्जेक्ट ये हो सकता है और एक सब्जेक्ट ये हो सकता है। तो यहां पीहू लड़की है और उसी लड़की के लिए यूज किया गया है शी,
तो किसी सेंटेंस में अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों आए हुए हैं तो उस सेंटेंस में पहले नाउन यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन होता है किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला, प्रयोग किए जाने वाला शब्द। तो पहले नाउन यूज करेंगे, तो देखो नाउन क्या है, पीहू। तो पीहू देखिए सबसे पहले कहां लिखा हुआ है, एक इस सेंटेंस में और एक सेंटेंस में। तो ये दो सेंटेंस तो हो गए रॉन्ग, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है शुरू में। आगे देखिए, पीहू क्राइड आ लॉट यस्टरडे, दोनों सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, पीहू क्राइड आ लॉट यस्टरडे एज, क्योंकि शी हंग्री वॉज। तो यहां पर देखिए शी के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है शी वॉज हंग्री, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है ना। तो शी वॉज हंग्री, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीहू क्राइड अ लॉट यस्टरडे, पीहू कल बहुत ज्यादा रोई, एज क्योंकि शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को समझकर उसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी यहां पर बताना है आपको गलत स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो है रिवॉल्यूशन की। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी वो देखते हैं, REVOLUTION। रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। ठीक है, यानी किसी की के खिलाफ विद्रोह करना, लड़ाई करना, उसको बोलते हैं क्रांति, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सही स्पेलिंग क्या होगी, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैट हिड, हिड का मीनिंग होता है छिपना। हिड का मीनिंग होता है छिपना, यानी छिप गई। बिल्ली द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, अब डाइनिंग टेबल के ऊपर, ओवर का मीन्स होता है ऊपर, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर कैसे छिपेगी। मान लो कोई एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है तो ऊपर तो छिप नहीं सकती। अंडर, नीचे, अंडर का मीनिंग होता है नीचे। इनटू का मीनिंग होता है मैं, तो मैं का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि कोई जगह नहीं है ऐसी कि इसके अंदर घुस जाए वो। ऑन टू का मतलब होता है पर, इसके मतलब मैं, और इसका मीनिंग होता है पर। तो सही ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है, टेबल के नीचे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो द कैट हिड, बिल्ली छिप गई, अंडर द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के नीचे। ठीक है, उसके नीचे छिपेगी, क्योंकि ये एक बंद जगह नहीं है जो उसके अंदर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माई एल्डर सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश, मेरी एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन स्पीक्स बोलती है, गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलती है। विच वर्ड इज अ वर्ब, इसमें पूछा गया है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है वर्ब, यानी कोई एक्शन, काम। ठीक है, क्रिया, क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं क्रिया को। कौन सा काम हुआ है यहां पर, तो मेरी एल्डर सिस्टर क्या करती है, बोलती है। तो स्पीक जो क्या हुआ वो क्रिया हो गई। तो यहां पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, स्पीक्स। इसमें वर्ब देखना है। अगर इसमें ये पूछा जाए इसमें प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन देखिए जो है माई है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, गुड जो है एडजेक्टिव है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही सेंटेंस से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस अंडरलाइन वर्ड, ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन। एडवर्ब होता है जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, यानी विशेषता बताता है किसी वर्ब की, यानी किसी क्रिया की विशेषता बताए। मैं लिख रहा हूं साफ साफ, है ना, तो ये मेरी करने की यानी लिखने की विशेषता है। प्रीपोजिशन जगह को शो करता है, यानी प्लेस को। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है ना, कंजक्शन जो है दो सेंटेंस को जोड़ता है। और नाउन एक संज्ञा होता है, नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, किसी जगह का। तो यहां पर जो वर्ड आया है द बॉयज वेंट इनसाइड, अंदर गए
टू ईट डिनर, खाना खाने के लिए, तो ये किसको शो कर रहा है? जगह को, यानी बॉयज कहाँ गए? अंदर गए टू ईट डिनर, खाना खाने के लिए। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, ये जो है एक प्रीपोजिशन है जो जगह को दिखा रहा है कि वो लड़के जो है खाना खाने के लिए कहाँ गए? अंदर गए, अंदर की तरफ गए, इनसाइड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। लाइफ हिस्ट्री यानी किसी के जीवन के बारे में, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति के, रिटन लिखी गई, बाय अनदर किसी और के द्वारा। ठीक है, यानी किसी पर्सन की जीवन के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी है मेमोयर, ऑप्शन सी है बायोग्राफी और ऑप्शन डी है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए का मीनिंग है ऑटोबायोग्राफी होता है स्वयं लिखना, यानी आत्मकथा लिखना, अपने आप लिखना, यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखेगा। अगर यहां पर होता बाय हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, तो हम ऑप्शन ए का चुनते, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद लिखा। मेमोरी होता है इतिहास, बायोग्राफी होता है जीवनी। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, बायोग्राफी, यानी किसी के जीवन के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर डैश इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 years। यहां पर देखिए आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं, है ना, टाइम के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम आया हुआ है। सिंस और फॉर, सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो माई ब्रदर, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है लिविंग, तो लिविंग का यूज किया जाता है इज एम आर के साथ, वॉज वर के साथ, जो यहां पर नहीं है। लिव ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लिव्ड वो ये भी नहीं हो सकता। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैज बीन लिविंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो इसको आपको ध्यान रखना है, अगर टाइम दिया हुआ है तो वहां पर हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखकर। ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा हैज बीन लिविंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीऑर्डरिंग है। आवर डॉक्टर डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। यहां पर वर्ब जो है वो है डिसाइडेड, तो अब डिसाइड कौन करेगा? बस डिसाइड करेगी, मॉर्निंग डिसाइड करेगी या डॉक्टर डिसाइड करेगा? भाई जाहिर सी बात है, इसमें जो है सेंस वाली बात है ये कि डिसाइड कौन करेगा? कोई पर्सन, और यहां पर पर्सन कौन है? एक डॉक्टर, हमारा डॉक्टर। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए में तो अवर डॉक्टर लिखा हुआ है, बी में जो है इन द मॉर्निंग लिखा है, जो कि गलत है। इन द मॉर्निंग यानी एक टाइम वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका यूज हम सेंटेंस के शुरू में नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए अवर बस, अवर बस तो जाएगी नहीं कहीं, तो यहां पर ये भी गलत है। और बाय अवर बस, बस के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। अवर डॉक्टर, हमारे डॉक्टर ने डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, बाय बस बस के द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स लाइक लाउड, ठीक है, एंड कोल्ड दैट टेल अस मोर अबाउट। जैसे कि यहां पर देखिए वर्ड दो दिख रहे हैं आपको, लाउड, लाउड का मीन्स होता है तेज और कोल्ड का मीन्स होता है ठंडा। ये जो दो वर्ड हैं, अगर इनका सेंटेंस में हम यूज करें, किसी वर्ड के साथ यूज करें, तो किसके बारे में बताते हैं ये? ठीक है, जैसे लाउड का होता है तेज, हम लगाएंगे नॉइज, लाउड नॉइज। कोल्ड वाटर,
तो ये वर्ड तो हो गई एडजेक्टिव, ठीक है, ये दो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, यानी किसकी एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो किसकी क्वालिटी बताते हैं, नाउन की, ठीक है। एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं वो किसकी क्वालिटी बताते हैं, नाउन की। यहां लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, वो शब्द होते हैं जैसे कि लाउड और कोल्ड, दैट टेल अस मोर अबाउट, यानी किसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, तो किसके बारे में देते हैं, नाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, इसलिए नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, आ नाउन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा डैश फॉर दिल्ली टुमारो। देखिए यहां पर उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। टुमारो का मीनिंग होता है कल, यानी आने वाला कल। तो आने वाले के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल का यूज किया जाता है मोस्टली। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, विल स्टार्ट, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड और हैड स्टार्टेड। तो यहां पर फ्यूचर की बात हुई है, तो यहां सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विल स्टार्ट। रेखा विल स्टार्ट यानी निकलेगी, यहां स्टार्ट का मीनिंग है निकलना, फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए, टुमारो कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गवर्नमेंट रन बाय आ डिक्टेटर इज टर्म एज, यानी एक हुकूमत, एक सरकार रन चलाई जाती है बाय आ डिक्टेटर इज टर्म एज, उसको कहा जाता है, यानी एक तानाशाह के द्वारा। डिक्टेटर का मीनिंग होता है तानाशाह, यानी जहां पर कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है सत्ता में रहता है। देखो ऑप्शन ए है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है ओलिगार्की, ऑप्शन डी है थियोक्रेसी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो जो तानाशाह के द्वारा हुकूमत चलाई जाती है या शासन किया जाता है उसको कहते हैं हम ऑटोक्रेसी, यानी एक तंत्र, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, एक तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर रीअरेंज करना है, बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से सेंटेंस आएंगे आपके पेपर में। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। तो यहां प्लीज से एक बात समझ में आई, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में ही प्लीज का यूज किया जाता है। तो देखिए प्लीज कहां कहां लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन बी और सी में तो नहीं है, प्लीज यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या तो उससे पहले प्लीज लिखा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं प्लीज के बाद लिखा हुआ है गिव, गिव का मीन्स होता है देना, तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। कैसे, प्लीज कृपया, गिव दो, मी मुझे, समथिंग कुछ, टू ईट खाने के लिए। अब देखिए यहां पर वर्ब का यूज कहां किया गया, लास्ट में। तो वर्ब का यूज कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं किया जाता है, या तो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है या सेंटेंस के शुरू में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चुनना है, कौन सी है। यहां पर अभी तक हमने पढ़ा मिस स्पेल्ड वर्ड, अब यहां पर सही स्पेलिंग को चुनना है। तो देखिए सही स्पेलिंग क्या है इसकी, सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी, समर होता है, यानी गर्मी का मौसम, समर, SUMMER। अच्छे से करते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, जिससे कि आपको अपना पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाए और आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, दीज डेज राहुल डैश हिज होमवर्क वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, और यही वर्ड बता रहा है कि यहां पर कौन सा टेंस बनेगा। अक्सर राहुल इन दोनों भूल जाता है या भूल गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए है फॉरगॉटन। फॉरगॉटन का यूज किया जाता है हैज, हैव और हैड के साथ, लेकिन यहां पर कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फॉरगॉट जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। फॉरगेट जो है वो सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में यूज किया जाता है। फॉरगेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है।
और फॉरगेट्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का ही है। दीज डेज यानी इन दिनों राहुल अक्सर भूल जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई डैश एट द हेडमास्टर्स डोर ही वॉज स्पीकिंग टू समवन। जब मैं हेडमास्टर के दरवाजे पर, ठीक है, ही वॉज स्पीकिंग वो बात कर रहे थे, टू समवन किसी से। तो जब दो सेंटेंस लिखे हो और उनमें से एक सेंटेंस जो है पास्ट का हो तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही बनता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है ही वॉज स्पीकिंग टू समवन, वो किसी से बात कर रहे थे, तो ये पास्ट का टेंस है। ठीक है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो जो उससे कनेक्टेड सेंटेंस जो है वो भी पास्ट में ही होगा। अब पास्ट की वर्ब कौन सी इसमें देखिए, ये जो प्रेजेंट में यूज होता है एम नॉकिंग, तो ये नहीं होगा। हैज नॉक्ड ये भी प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये जो है पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन सी, नॉक्ड। व्हेन आई नॉक्ड एट द हेडमास्टर्स डोर ही वॉज स्पीकिंग टू समवन। ठीक है, जब मैंने हेडमास्टर के डोर पे खटखटाया तो वो किसी से बात कर रहे थे। क्लियर। तो जब एक दो सेंटेंस लिखे हुए हो और उनमें से एक सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो दूसरा टेंस भी पास्ट का ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस अंडरलाइन वर्ड। यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है, यानी ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, इसका मीनिंग होता है गया यानी जाना। ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो ऑप्शन ए है प्रीपोजिशन, क्या ये प्रीपोजिशन है? ऑप्शन बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन सी है नाउन और ऑप्शन डी है वर्ब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, वर्ब है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है सही स्पेलिंग बताना है, कौन से वर्ड की सही स्पेलिंग है। तो सही स्पेलिंग है इसमें देखिए ऑप्शन डी, VACATION। वैकेशन में होता है छुट्टियां, जैसे कि आपने देखा होगा विंटर वैकेशन, जैसे अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वैकेशन या समर वैकेशन। ठीक है, तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी, वैकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो देखिए कमेंसमेंट का मीनिंग होता है शुरू होना, प्रारंभ होना, प्रारंभ ऑफ वर्ड यानी शब्द की, यानी किसी शब्द का प्रारंभ होता है विद द सेम लेटर यानी सेम लेटर से। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा, शी सेल्स, सी shells, by the sea shore। यहां पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड आए हैं उसमें देखिए जो शुरुआत जो हो रही है वो एस से हो रही है, यानी सेम लेटर आ रहा है। तो यहां पूछा गया है ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, यानी अगर किसी सेंटेंस में बार बार वर्ड, किसी वर्ड में एक सेम लेटर रिपीट हो रहा है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है पन, ऑप्शन बी है एलिट्रेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसफर्ड एपिथेट और ऑप्शन डी है ऑक्सीमोरन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको कहते हैं एलिट्रेशन, यानी सेम लेटर का रिपीट होना। ठीक है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डेडिकेट्स टाइम टू हर होमवर्क देन टू हर हॉबीज। यानी यहां पर ये
ऑप्शन फिल होंगे इसमें। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आया है देन, और देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें यूज करना है। तो ऑप्शन ए है लिटिल, ऑप्शन बी है अ लिटिल, ऑप्शन सी है लेस, और ऑप्शन डी है एनी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी इसमें ऑप्शन सी आएगा जो कि सही है। इसका मतलब ये है कि अपनी हॉबी को अपनी काम की वजह से कम टाइम दे पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है थका हुआ, यानी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था एग्जाम के अंत में। आई डैश फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से। अब देखिए यहां पर ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, तो यहां पर कौन सी वर्ब यूज होगी? ऑप्शन ए है हैड बीन लिविंग, सॉरी हैड बीन राइटिंग, हैड रिटिन, वॉज राइटिंग, हैव रिटेड। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैड के साथ रिटेड आया, ये कोई वर्ब नहीं होती है, ठीक है। इन 3 में से हमें देखना है। तो देखिए यहां पर जो है टाइम दिया हुआ है फॉर ओवर 2 आवर्स। जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अब वो कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर देखो दिया हुआ है हैड बीन राइटिंग, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, हैड बीन राइटिंग। आई हैड बीन राइटिंग फॉर ओवर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रहा था, इसलिए मैं एग्जाम के एंड में यानी अंत में थका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको अरेंज करके लिखना है। तो देखिए यहां पर एक वर्ब आई है इज, उस इज के अकॉर्डिंग हमें पहले सब्जेक्ट देखना है कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहां पर वंडर्स ये प्लूरल वर्ड है, ब्लेजिंग्स भी प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ तो इज आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है। रेन ऑफ नेचर इज वन ऑफ द वंडर्स एंड ब्लेजिंग, तो यहां पर रेन ऑफ नेचर यानी नेचर का रेन, तो ये भी इसका अगर सेंस देखा जाए, अर्थ निकाला जाए, तो उसके हिसाब से गलत है। नेचर ऑफ रेन यानी प्रकृति की रेन, बारिश, ठीक है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन है इसका ये। तो कैसे देखिए, रेन इज बारिश होती है या है, वन ऑफ द वंडर्स यानी चमत्कारों में से एक, चमत्कारों और आशीर्वादों में से एक, ऑफ नेचर प्रकृति की, यानी प्रकृति के आशीर्वादों और चमत्कारों में से बारिश एक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला सेंटेंस देखिए, ही कुड नॉट गेट द जॉब हिज क्वालिफिकेशन, यानी अपनी योग्यता के, अब योग्यता दिया यहां पर, इसमें फिल करना है आपको। ये जो है ये कंजक्शन है सॉरी ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसमें ये बनना है। देखिए ऑप्शन ए है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब है के बावजूद, बिकॉज ऑफ की वजह से, ड्यू टू के कारण, डेस्पाइट ऑफ की वजह से। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा यानी अपनी योग्यता की वजह से वो अपनी जॉब नहीं पा सका, नौकरी नहीं पा सका, यानी उसकी योग्यता नहीं थी इतनी नौकरी पाने की। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ का मीनिंग होता है की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ की वजह से। ही कुडंट गेट द जॉब बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यहां पर सही स्पेलिंग वाला शब्द को फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो इसमें देखिए सही वर्ड जो है वो है प्रीविलेंट, इसका सही वर्ड जो है वो प्रीविलेंट है, और इनकी वर्ड्स की स्पेलिंग देखते हैं क्या होगी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है जेनरेट, GENERATE, जेनरेट
इसमें जो ए की जगह ई आएगा। यहाँ हिपोथेटिकल लिखा हुआ है HYPOTHETICAL, ठीक है, और इसमें है रैपर्ड RAPPORT, ठीक है। तो यहां पर ए की जगह ओ आया है और यहां पर देखिए TH की जगह TE की जगह THE आया है, ठीक है। तो इसकी ये सही स्पेलिंग है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। तो यहां पर देखिए वर्ड आया है पुअर। पुअर एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गरीब, सिर्फ गरीब, यानी गरीब व्यक्ति लिख दें, पुअर मैन लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी भी एडजेक्टिव से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे बनेंगे देखिए, तो इससे पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। इसका मीनिंग समझते हैं। द पुअर का मीनिंग होता है पुअर पीपल, पुअर पीपल यानी गरीब लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा का यूज करते हैं तो उसमें हो जाता है लोग, यानी वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी में जो आर्टिकल दिया हुआ है दा, उसका यूज किया जाएगा। द पुअर यानी वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग। तो यहाँ देयर का जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट आता है वो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज की जाती है। तो यहां लिखा हुआ है सम बुक्स, ठीक है, सम बुक्स कुछ किताबें, इन हिज बैग उसके बैग में, उसके बस्ते में कुछ किताबें। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है वर, ऑप्शन सी है वॉज और ऑप्शन डी है हैव। तो देखिए यहां देयर के साथ इज, आर और वॉज वर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए इज आया है तो ये लगेगा नहीं, वर इसमें आएगा वर। देयर वर सम बुक्स यानी बुक्स जो है वो एक प्लूरल वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने एक सुंदर वस्त्र खरीदा। व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, इसमें ब्यूटीफुल क्या है, यहां पूछा गया है इस क्वेश्चन में ब्यूटीफुल क्या है इस सेंटेंस में। ऑप्शन ए है कंजक्शन, ऑप्शन बी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव और ऑप्शन डी है वर्ब। तो बताइए ये ब्यूटीफुल क्या है। तो देखिए ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है एक नाउन से पहले यूज किया गया है और इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही वर्ड बताना है, सही स्पेलिंग बताना है, इसमें कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है रिसीव, सभी की सेम है यहां पर दिख रहा है। तो सही ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है रिसीव का प्राप्त करना, हासिल करना, रिसीव। अगला क्वेश्चन देखिए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। ओबे का मीनिंग होता है पालन करना। अब पालन कौन करेगा, यहां पर देखिए कोई पालन करने वाला व्यक्ति कौन है, सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, वी। तो देखिए वी किस में है, वी 3 सेंटेंसेस में है तो इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। पहले अलग कर लेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है जो कि यहाँ पर मॉडल वर्ब दी गई है। तो यहाँ पर देखिए किसमें है, मस्ट, इसमें है, तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, वी मस्ट। उसके बाद वी मस्ट, उसके बाद ओबे, देखिए इसमें भी ओबे है, इसमें भी ये, दोनों अभी सही है, ये वी मस्ट ओबे। तो यहां पर देखिए हमें वी मस्ट ओबे, हमें पालन करना चाहिए द रूल्स ऑफ द रोड, यानी रोड के नियमों को या नियमों के रोड को। बताइए कौन सा सही है इसमें, नियमों के रोड को
या रोड के नियमों को। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, वी मस्ट ओबे, हमें पालन करना चाहिए द रूल्स, नियमों को, ऑफ द रोड, सड़क के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव फादर हिज द पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर। इसमें जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब है देखिए यहां पर गिव यानी देना, गिव का मीनिंग होता है देना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिया। अब यहां पर कौन देगा? फादर, और कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, फादर। तो देखिए फादर किस में शुरू में लिखा हुआ है? सिर्फ इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, समझते हैं। अब यहां पर देखो फादर तो यहां पर भी आया है, तो अब वो पुअर फादर है, तो पुअर फादर तो जो है पैसे दे नहीं सकते, वो खुद पहले से गरीब है। तो फादर पिताजी ने गेव दिए द पुअर गरीबों को 500 रुपीज 500 रुपए फॉर हिज ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए, यानी गरीब व्यक्ति को 500 रुपए दिए उसके इलाज के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग, यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और इसको हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो पहले हम चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो वेरी लिखा है इसको बदलते हैं हाउ में, हाउ, और इसके साथ में एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है उसको उसके साथ लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, और जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको एज इट इज आगे लिखेंगे, द रेन इज, और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे। अब देखिए कौन सा सेंटेंस इसका सेम है, तो देखिए गौर से, तो ऑप्शन डी इसका सेम है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? इस तरह चेंज करेंगे, इज वेरी, हाउ वेरी की जगह हाउ का यूज करेंगे, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अगला सेंटेंस देखिए, द हंटर शॉट द टाइगर, इसको हमें क्या करना है? पैसिव में बदलना है इसको। तो देखिए क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द टाइगर। इस ऑप्शन को चुनने के लिए आप उसको सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें, यानी उसको बदल दें, द टाइगर। यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर पैसिव में वॉज वर्ब का यूज करते हैं, तो टाइगर के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म सेम यही रहती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय द हंटर, बाय द हंटर, इससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं कौन सा सेंटेंस इसका सही है। तो बताइए कौन सा सेम है? देखिए यहां पर देखिए इज आया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, द हंटर, यहाँ हंटर को ही जो मार दिया गया, सॉरी यहां पर कुछ एक्टिव में ही बना दिया गया है, तो ये भी गलत है। सेम सेंटेंस देखिए क्या है, ऑप्शन डी, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, यानी शिकारी के द्वारा टाइगर को मार दिया गया। अगला सेंटेंस देखिए, नेम द पास्ट स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यह लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है 50 बताना ये क्या है? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताया किसकी? एक नाउन की। प्रीपोजिशन जगह दिखाता है, किसी नाउन को जगह पे दिखाता है। एडवर्ब होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता, ठीक है। और वर्ब जो होता है वो क्रिया होता है। तो बताइए क्या है? 50 जो है वो एप्रिल्स की विशेषता बता रहा है। एप्रिल्स कितने हैं? 50, यानी 50 एप्रिल्स हैं। तो यानी ये क्या है? नाउन है, और एप्रिल्स क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता जो वर्ड बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सोल्ड हिज हाउस लास्ट मंथ, उसने पिछले हफ्ते बेच दिया। ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ही सोल्ड, उसने बेच दिया, हिज हाउस, अपना घर, लास्ट मंथ, पिछले महीने।
एंड अ न्यू वन, और एक नया। अब यहां पर देखिए समझते हैं, जब दो सेंटेंस दिए हो, एक ही सेंटेंस यानी दो सेंटेंस एंड से जुड़े हो और एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी गई हो तो दूसरे सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी उसने पिछले महीने अपना घर बेच दिया और नया खरीद लिया, सॉरी बनवा दिया, तो यह सेकंड फॉर्म देखना है। तो सेकंड फॉर्म जो है वो है ऑप्शन बी। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म नहीं होती ऐसी, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने अपना घर बेच दिया, एंड और बिल्ड बना लिया, अ न्यू वन, एक नया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फिश। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, फिश यानी मछलियां, दिस पूल, इस तालाब में। तो देखिए क्या है, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो तालाब में तो नीचे होगी नहीं। इनटू का मतलब होता है मैं, एट का मतलब होता है पर, और इन का मतलब होता है मैं। तो देखिए जब कोई चीज ऑलरेडी वहीं पर है, पहले से ही उसके अंदर है, क्या कहा गया है, देयर आर है लॉट्स ऑफ बहुत सारी, फिश मछलियां, दिस पूल, इस तालाब में, पहले से ही है, वो बाहर से तो अंदर गई नहीं है। तो यहां पर जब पहले से कोई चीज मौजूद है तो वहां पर लगाते हैं इन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। यहां पर देखिए एक वर्ड यूज किया गया है बेस्ट, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये यानी सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है एडजेक्टिव बेस्ट। ये क्या है, देखिए गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव में यूज किया जाता है गुड, कंपैरेटिव में यूज किया जाता है बेटर, और सुपरलेटिव में यूज किया जाता है बेस्ट। सुपरलेटिव में बेस्ट जब यूज किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो बेस्ट जो है लिखा हुआ है उसका आर्टिकल है, ऑप्शन है ऑप्शन सी द, तो यहां पर द का यूज किया जाएगा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, इट इज गेट अप इन। इसको सही करके लिखना है, यानी रीऑर्डरिंग दी गई है ये। तो देखिए यहां पर इट का यूज किया गया है, इट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब दी गई है ये। तो इट इज, इसको बनाएंगे, देखिए इट इज, ये है क्या है, गुड, अच्छा, यानी अच्छा है, क्या अच्छा है, टू गेट अप, उठना, टू गेट अप उठना, अर्ली जल्दी, कब, सुबह के समय, इन द मॉर्निंग। इस तरह आप प्रैक्टिस करके सेंटेंस को आप रीऑर्डरिंग करके बनाना सीख सकते हैं। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, बताइए कौन सा सेम सेंटेंस है इसका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज गुड, सॉरी ऑप्शन डी, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इसका रीऑर्डरिंग जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। बहुत अच्छे से आपको बनाकर देखना है पहले, उसके बाद उस पर टिक करना है, वरना कभी कभी गलत हो जाता है। आगे देखिए, सीता हैज बीन, तो यहां पर देखिए हैज बीन का यूज किया गया है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी सीता को बुखार आ रहा है, लास्ट नाइट, पिछली रात से। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर जो टाइम दिया है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित टाइम है, फिक्स है एकदम। तो यहां पर क्या यूज होगा, ऑप्शन ए, सिंस। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछली रात से, सिंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहां पर बताना है सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है मशीनरी, ऑप्शन बी है हाइट,
ऑप्शन सी है कंसाइंस और ऑप्शन डी है गिल्टी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइट। हाइट का मीनिंग होता है ऊंचाई। इसमें देखते ही सही कैसा होगा, MACHINERY मशीनरी, यहां पर एक ही जगह क्या आएगा आई। इसको देखते हैं CONSCIENC कंसाइंस। तो यहां पर ई और आई को चेंज करेंगे, यहां देखिए GUILTY गिल्टी, दोषी। ठीक है, तो स्पेलिंग को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, समझकर जाना है, जिससे हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दे विल बी टू हियर फ्रॉम नीता अगेन। वो नीता को सुनकर, यानी नीता को दोबारा सुनकर खुश हैं। तो खुश की बताना है, स्पेलिंग क्या होती है, खुश। डिलाइट का मतलब होता है खुश। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है डिलाइटिंग, ऑप्शन बी है डिलाइट, ऑप्शन सी है डिलाइटेड और ऑप्शन डी है डिलाइट्स। तो सही ऑप्शन होगा इसका डिलाइटेड। सही वर्ड होता है डिलाइटेड। दे विल बी डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम नीता अगेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका इज द साउथ ऑफ इंडिया। यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है साउथ। साउथ का मीनिंग होता है दक्षिण, इंडिया के दक्षिण। तो दक्षिण जो है वो एक डायरेक्शन है, दिशा का नेम है, और दिशाओं के नाम से पहले इनका यूज किया जाता है। इन द साउथ पढ़ा होगा आपने, इन द मॉर्निंग, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग सही है, बताइए। सारे एक ही वर्ड लिखा हुआ अटेंडेंस, स्पेलिंग देखना कौन सी सही है इसमें। तो सही है इसमें से ऑप्शन डी अटेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, वन हु राइट्स फॉर द न्यूज पेपर इज कॉल्ड। यानी जो लिखता है किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए, उसको क्या कहा जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में जो न्यूज वगैरह लिखते हैं, ठीक है, न्यूज के लिए लिखते हैं, उसमें उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी है ऑथर, ऑप्शन सी है एडिटर और ऑप्शन डी है राइटर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्नलिस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 12th में आते हैं, लेकिन ये 10th में भी आने लगे हैं वन वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द शिप सैंक। सैंक जो है वो सिंक की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है डूबना। जहाज डूब गया, द सी समुद्र में। तो देखिए समुद्र में जहाज डूबेगा, जैसे कि एक ये जहाज समुद्र की सतह है और उसके ऊपर जो है जहाज है। अब जहाज जो डूबेगा वो ऊपर से अंदर की तरफ डूबेगा। ठीक है, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है, मूवमेंट करती है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। पहले से ही अगर कोई चीज किसी के अंदर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में जो मछलियां हैं, ठीक है, इस बाल्टी में मछलियां हैं, तो ये पहले से इसी के अंदर है, तो यहां यूज करेंगे इन। अब बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ मूव हुई है, ठीक है, तो वहां यूज करते हैं इनटू। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इनटू। द शिप सैंक, जहाज डूब गया, इनटू द सी, समुद्र में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस थे आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।